नमस्कार मित्रों, आज हम मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक को समरी के माध्यम से समझेंगे। 1946 में छपी मैन सर्च फॉर मीनिंग नाम की इस किताब के जरिए लेखक और मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आउश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप से मिले अपने अनोखे और दिलचस्प अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है। लेखक कहते हैं कि इस कैंप में एक कैदी बनकर जीवन यापन करने के दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि कैसे मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब हो जाता है और सभी तकलीफों और चोटों से लड़ते हुए अंत में मनुष्य को केवल जीवन के सच्चे अर्थ की तलाश रहती है और जिसने इस अर्थ को समझ लिया उसका जीवन सफल है। ये किताब उनके लिए है जिन्हें मनोचिकित्सा के क्षेत्र की किताबों में दिलचस्पी हो, जो जीवन के अर्थ की तलाश में हैं, जो इस तथ्य को जानना चाहते हैं कि कैसे कुछ आम से दिखने वाले लोग विषम परिस्थितियों में खास काम कर जाते हैं। इस किताब के लेखक विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रिया में जन्मे न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे। उनके द्वारा विकसित लोगोथेरेपी नाम की तकनीक ने मनोचिकित्सा को नया आयाम दिया था। नाजियों के मृत्यु शिविर से खुद को बचाने के बाद उन्होंने कई प्रेरणादायी किताबें लिखी थी जिन्हें पढ़कर हम जिंदगी के अर्थ को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए। किसी आम इंसान के लिए ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि मौत के डर तले नाजियों के शिविर में दिन बिताना कितना भयावह हो सकता है। ये बात तो बस वही समझ सकता है जो वहाँ रहा हो। उन हिम्मत वाले लोगों में से एक लेखक भी थे जिन्होंने खुद को उस शिविर में जीवित रखा। इस शिविर से मिले अनुभवों से लेखक को मनोचिकित्सा का एक नया पहलू समझने को मिला, वो था लोगोथेरेपी, जिसके अनुसार कठिन परिस्थितियां मनुष्य को जीवन का सही अर्थ ढूंढने में उसकी मदद करती है। जब परिस्थितियां विषम हो जाती हैं तब हमारा ध्यान केवल खुद को बचाए रखने पर होता है। तभी हम समझ पाते हैं कि इस भौतिकता से भरी दुनिया में जीवन का असल अर्थ क्या है। इससे आप ये भी जानेंगे कैसे आप अपने जीवन के अर्थ की तलाश कर सकते हैं। नाजियों के शिविर की दिल दहला देने वाली सच्चाई, कैसे कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुशी के अवसर ढूंढ लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैदियों की जिंदगी झटकों से भरी थी, कभी उम्मीद की किरण दिखाई देती तो कभी बस निराशा ही हाथ लगती। आज के युग में ज़्यादातर लोग इस बात से अवगत हैं कि नाजियों ने जर्मनी और पूर्वी यूरोप के अपने शिविरों में कैदियों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म किए थे। नाजियों के अत्याचार की दास्तान इतनी भयानक थी कि उसे सुनने वाले की रूह कांप जाए। शायद इसलिए ही उनका अंजाम भी उनके कर्मों जैसा ही भयानक था। आप सब ये सोच रहे होंगे कि नाजियों के शिविर में जाते ही कैदी डरे सहमे से होते होंगे, लेकिन डर शब्द उनकी मानसिक स्थिति को बयां करने के लिए छोटा पड़ जाता है। असल में शिविर में उनकी प्रतिक्रिया को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला चरण शिविर में आने के साथ ही शुरू हो जाता है। शिविर में प्रवेश करते ही कैदियों के मन में डर तो रहता है, लेकिन उसके साथ साथ उनके दिल के किसी कोने में ये आशा भी रहती है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, उनके साथ उतना बुरा नहीं होगा जितना बाकियों के साथ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उनकी ये आशा निराशा में बदल जाती है। अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने छोटी सी गलती के लिए भयावह सजा पाते देख उनका दिल दहल जाता था। नए नए कैदियों के लिए इस माहौल में खुद को ढालना इतना मुश्किल हो जाता था कि कई लोग मौत को गले लगाना पसंद करते थे और बिजली की तारों को छूकर अपनी जान दे देते थे। कुछ ही दिनों बाद कैदी उदासीनता के दौर में चले गए और अब उनके जीवन का लक्ष्य मात्र खुद को जीवित रखना रह गया। अपने आसपास रोज मौत को नाचते देख कैदी भी अब संवेदनहीन होने लगे थे। उन्हें भी अब ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगी थी और वो इस भयावह माहौल के आदी हो गए थे। हम लोग जिन रोज़मर्रा की चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते हैं उन चीज़ों के लिए वो तरस जाते थे। कैदियों का सारा ध्यान अब खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद में ही रहता था। शिविर से बाहर की दुनिया तो अब उनके सपने में भी नहीं आती थी। पहले दौर के डर के बाद अब ये संवेदनहीनता का दौर उन्हें थोड़ी राहत पहुंचाने लगा था। अब उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए टूटने का डर भी नहीं था। उनकी हालत तो ऐसी हो गई थी कि न उन्हें अब दर्द होता और न ही किसी बात की खुशी। इस बात का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि जब एक बार शिविर में हैजा फैला तो उससे मरने वालों की लाशों को ले जाते हुए किसी को भी किसी प्रकार का डैख या दया नहीं महसूस हो रही थी, बल्कि वो इस बात के बारे में सोच रहे थे कि अब उन्हें बचे हुए कपड़े, जूते और खाना मिल जाएगा। शिविर में ज़्यादातर कैदियों ने तो यही समझ लिया था कि उनका जीवन तो अंत हो गया है, वो अब बस एक जिंदा लाश की तरह हैं। आमतौर पर व्यक्ति अपना ज़्यादातर समय भविष्य की कल्पना में गुजार देता है, लेकिन इस शिविर में रहने वाले लोगों के लिए तो भविष्य जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। उनके लिए बस कुछ बाकी था, तो वो है उनकी उस वक्त जिंदा रहने की ज़रूरत के लिए खाना और पानी।
इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान का जीवन कैसे जिंदा रहने की चंद चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहता है और हम भौतिकता के रस में डूबकर हर समय कुछ ज़्यादा की आशा में दुखी होते रहते हैं। कैदियों के लिए शिविर से बाहर की दुनिया तो और भी कड़वी थी। जो भाग्यशाली कैदी इस शिविर से जिंदा बाहर चले गए उनके लिए भी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उस भयानक माहौल में इतना समय बिताने के बाद एक आम जिंदगी जी पाना उनके लिए किसी ऐसे सपने के जैसा था जिसे वो चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। इतनी यातनाओं के बाद उनके अंदर से संवेदना और भावनाएं सब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और अब बस कुछ बचा था तो एक अनसुनी सी दास्तां। लेकिन वो अपनी दास्तां किसे सुनाते? कई लोग जब अपने घर वापस गए तो उन्हें पता चला कि उनका परिवार खत्म हो चुका है, उनका घर, गांव सब एक खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जिस तरह के स्वागत की उन्होंने कल्पना की थी उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनका सफ़र इतना लंबा था कि उनके वापस आने तक सब बदल चुका था। ये सब देख कई कैदियों के मन में बदले की भावना उमड़ने लगी और वो नाजियों के परिवार को नुकसान पहुंचाकर अपना बदला पूरा करने की राह पर चल पड़े। कैदियों ने जैसा सोचा था बाहर की दुनिया उससे काफ़ी अलग थी। वो अपनी आप बीती जिसे भी सुनाते वो उनके दर्द को वैसा नहीं समझ पाता था जैसा वो चाहते थे। उल्टा उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगता। जो प्यार और सहारा उन्हें चाहिए था उसके अभाव में उनकी जिंदगी निराशा और कड़वाहट से भर गई। बाहरी दुनिया की उथल पुथल से बचने के लिए कैदियों ने अपने अंदर ही एक अलग दुनिया बसा ली। शिविर में हो रहे अत्याचार और अमानवीय माहौल में अपनी मानसिक स्थिति और अपने वजूद को कायम रखने के लिए कैदियों को बहुत से जतन करने पड़ते थे। कई जिंदगी की पुरानी यादों में खुशी का कोई कतरा तलाशने की कोशिश करते तो कई प्रकृति की शरण में जाकर सुकून महसूस करते। कल्पना से परे उस दिल दहला देने वाले माहौल में मुस्कुराहट के चंद छींटे भी उनके आंचल को खुशियों से भीगा जाते थे। वो लोग अपने चाहने वालों और परिवार को याद कर खुश हो जाते। जब भी वो सोचते कि इस शिविर से पहले की जिंदगी उनके लिए कितनी खुशनुमा थी और उन खुशियों की खुशबू से उनका आज भी महक उठता था और वो इस मौत से बदतर इस जिंदगी को जीने के लिए साहस जुटा पाते। कई लोग सोते समय अपनी पुरानी आदतों को जीकर खुश हो लेते, जैसे नींद में बड़बड़ाना, लाइट बंद किए बिना सोना। ये सब कुछ ऐसे खजाने की तरह था जिससे वहाँ के सिपाही उनसे नहीं छीन सकते थे, इस पर सिर्फ उनका ही हक था। कुछ लोग पुरानी यादों में ना जाकर आज में जीने में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो खुश रहने के लिए प्रकृति का सहारा लेते थे। ढलते हुए सूरज और चहचहाती हुई चिड़ियाओं को देखकर उन्हें इतना सुकून मिलता कि वो सब भूलकर बस प्रकृति की सुंदरता में डूब जाते। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें समय मिलता वो लोग जिंदगी से कुछ हंसी के पल चुरा लेते थे। आपस में अपनी आज़ादी के बाद के जीवन के बारे में हंसी मजाक करते और खुश हो जाते थे। इन छोटे छोटे पलों से वो दर्द की दास्तां को भूलकर कुछ पल सुकून के जी लिया करते थे। इस तरह वो खुद को जिंदगी के इस भयानक सफ़र के दौरान चलते रहने की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते थे। कुछ कैदियों ने इसे अपने नसीब का हिस्सा मान लिया, लेकिन कुछ आखिरी तक संघर्ष करते रहे। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते, लेकिन आत्मा को सहमा देने वाले उन शिविरों में सांस लेने तक की आज़ादी भी कैदियों को नहीं थी। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए कई कैदियों ने तो अपनी सभी उम्मीदें छोड़ दी थी और सिपाहियों के द्वारा किए हुए फैसलों को ही अपनी किस्मत मानकर जीने लगे थे। इन लोगों में जीवन का मतलब बस गुलामी ही रह गया था। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग थे जिनमें जीवन की उम्मीद और स्वाभिमान अभी भी बाकी था। जब भी कोई छोटा सा भी मौका मिलता अपने बारे में फैसला लेने का, वो उसे हाथ से जाने नहीं देते। जैसे कि जब किसी कैदी को एक शिविर से दूसरे में भेजने का फैसला सुनाया जाता था, तब उसके पास दो रास्ते होते थे, या तो वो चुपचाप नए शिविर में चला जाए या फिर ज़्यादा काम करके सैनिकों को खुश करने में कामयाब हो जाए और उस शिविर में बना रहे। ऐसे मौक़ों पर उम्मीद हार चुके लोग चुपचाप नए शिविर में जाने के लिए तैयार हो जाते थे, जबकि दूसरे किस्म के लोग मेहनत और अपनी जिद से उसी शिविर में रहने में कामयाब हो जाते। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि नया शिविर पुराने से ज़्यादा खतरनाक ही हो। कभी कभी तस्वीर उल्टी भी होती थी। नया शिविर आरामदायक भी साबित होता था, लेकिन फिर भी स्वाभिमानी कैदी अपने फैसले खुद लेने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। कई कैदी अपने आध्यात्मिक विचारों और मान्यताओं पर भी अड़े रहते थे। उनका कहना था कि चाहे सैनिक उन्हें अपने धर्म का पालन न करने दे, लेकिन वो अपने दिल में तो अपने धर्म को जिंदा रख ही सकते हैं। ऐसे ही कई कैदी ऐसे भयावह माहौल में भी अपने उसूलों पर ही जीते थे। उनके दिल में आज भी दया और प्रेम कहीं न कहीं मौजूद था। लेखक कहते हैं कि वो इस बात का दावा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि शिविर में कई लोग अपना खाना किसी ज़्यादा ज़रूरतमंद को दे देते थे, भले ही उन्हें भी बहुत भूख लगी हो।
लेखक कहते हैं कि कई लोग स्वाभिमान और उम्मीद का दामन थाम कर आगे बढ़ते जा रहे थे और कई लोग निराशा को अपनाकर अपने आप को सैनिकों के हवाले कर चुके थे। ऐसे में लेखक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो किस तरफ जाएं। लेखक के द्वारा बताई गई लोगोथेरेपी के हिसाब से जीवन में उद्देश्य के होने से ही जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। जीवन के भयावह अनुभवों के बीच लेखक ने ये जाना कि जिन लोगों के पास जीवन जीने का कोई उद्देश्य होता है वो लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना कर लेते हैं और जो उद्देश्यहीन होते हैं वो जल्दी ही हार मान लेते हैं। शिविर से आज़ाद होने के बाद लेखक ने अपने अनुभवों से मिले ज्ञान पर गहन अध्ययन किया और लोगोथेरेपी की खोज की, जो कि आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र की सबसे जानी मानी थेरेपी है। लेखक कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य ही जीवन जीने की सबसे बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, वो हमारे उद्देश्य पर ही निर्भर करता है। उद्देश्य के बिना जीवन में शून्य सा आ जाता है और ये शून्य का सूनापन हमें अंदर ही अंदर खाने लगता है। हम जीवन को दिशाहीन और व्यर्थ समझने लगते हैं और इस तरह की नकारात्मक सोच से ढेरों मनोरोगों का जन्म होता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी ये साबित हुआ है कि जिंदगी में उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में हुए एक सर्वे के अनुसार जब लोगों से ये पूछा गया कि उनके लिए जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो 78% लोगों ने कहा कि किसी उद्देश्य के बिना उनका जीवन अधूरा है। लेखक द्वारा शुरू की गई लोगोथेरेपी जीवन के उद्देश्य को ढूंढने में मदद करती है ताकि उद्देश्यहीन जीवन से उत्पन्न शून्य और तनाव को दूर कर सकें। लेखक का कहना है कि जीवन में उद्देश्य न हो तो सब कुछ होते हुए भी आपको खालीपन सा महसूस होगा और इस खालीपन को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके जीवन में कोई बड़ा हादसा हुआ हो वही इस खालीपन को महसूस कर सकता है, बल्कि कोई भी आम इंसान जो एक उद्देश्यहीन जीवन जीता है वो भी उस शून्य को महसूस कर सकता है। जब इंसान कामों में व्यस्त रहे तब शायद उसे ये पता न चले, लेकिन जब भी वो अकेला बैठेगा तब जिंदगी का मकसद न होना उसे खलेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि इंसान का जीवन मकसद की तलाश के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हर एक की जिंदगी का अपना अपना उद्देश्य होता है और उसकी तलाश व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि जिंदगी में उद्देश्य का होना कितना जरूरी है, तो जो पहला सवाल हमारे दिल में उठता है वो ये है कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम इसकी तलाश कैसे कर सकते हैं। उद्देश्य की तलाश इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बिना हम जीवन में सही फैसले नहीं ले सकते। लोगोथेरेपी के अनुसार हमारी जिंदगी का मकसद कभी एक जैसा नहीं रह सकता। वक्त और हालात की मांग के हिसाब से जिंदगी का मकसद भी बदलता रहता है। इसलिए लेखक का कहना है कि जीवन के उद्देश्य को व्यक्ति खुद ही खोज सकता है। हर व्यक्ति के जीवन का अपना अलग उद्देश्य है, किसी की तरफ देखकर अपना उद्देश्य तय करना सही नहीं है। लेखक के द्वारा बताई गई लोगोथेरेपी इसी उद्देश्य को ढूंढने में हमारी मदद करती है। एक बार उद्देश्य मिल जाए तो जिंदगी उसके हिसाब से जीकर बड़ी से बड़ी मानसिक बीमारियों से बचा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप लेखक कहते हैं कि शिविरों में जो लोग उद्देश्य ढूंढने में कामयाब हुए, उन्होंने वहां भी छोटी छोटी खुशियों को संजो कर रखा और खुद को पागल कर देने वाले उस माहौल में भी तृप्त रखा। किसी ने प्रकृति की सराहना को उद्देश्य बनाया तो किसी ने सेवा भाव को। इसलिए हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य होता है जो कि उसके जीवन में किए गए चुनावों पर निर्भर करता है। शतरंज के किसी माहिर खिलाड़ी ने कहा है कि चाल चलना कोई किसी को सिखा नहीं सकता और कोई भी चाल एकदम सटीक नहीं होती। कौन सी चाल कब कहां और कैसे काम करेगी ये तो खेल पर निर्भर करता है। डर को हराकर ही हम जीवन के लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सकते हैं। लोगोथेरेपी सिर्फ जीवन के उद्देश्य की खोज में ही आपकी मदद नहीं करती, बल्कि उद्देश्यहीन जीवन जीने के कारण आए शून्यता से बाहर निकलने में भी हमारा बखूबी साथ निभाती है। इस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य बाहरी कारणों की जगह आंतरिक कारणों को मिटाकर मानसिक रोगों को दूर करना है। लेखक के अनुसार जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होगा तो बाहरी कारणों से वो खुद ही लड़ सकता है। इसलिए अपनी थेरेपी के माध्यम से लेखक मानसिक रोगियों को उनका खोया विश्वास दिलाने में उनकी मदद करते थे। जहां एक और आमतौर पर मनोचिकित्सा में रोगी के डर और मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों को उसके आसपास के माहौल में ढूंढा जाता है, वहीं इसके विपरीत लोगोथेरेपी के अनुसार व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य उसके आसपास के माहौल की बजाय उसकी आंतरिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि शिविर में एक ही जैसे माहौल में रहने के बाद भी सभी कैदियों का जीवन के प्रति नजरिया अलग था। इस बात से लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला कि जीवन के उद्देश्य का चुनाव बाहरी तत्वों से ज्यादा आंतरिक तत्वों पर निर्भर करता है।
लेखक का कहना है कि हमारे सभी डर और चिंताएं हमारे ही वश में हैं। हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं वो चीज़ बार बार हमें डराती रहती है, इसलिए डरने की बजाय सामना करने की आदत डालने में ही समझदारी है। लोगोथेरेपी में डर को दूर करने के लिए व्यक्ति को बार बार उस डर का सामना करवाया जाता है, क्योंकि ये थेरेपी इस तथ्य पर आधारित है कि जिस बात के होने से हम डरते हैं वो जरूर होती है और जिसे हम करना चाहते हैं वो इतनी आसानी से नहीं हो पाता। आइए इसे विस्तार से समझें। मान लें आपका कोई दोस्त लोगों के सामने जाने में इसलिए डरता है क्योंकि उसे शर्म आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो जब तक डरता रहेगा तब तक लोगों को देखते ही उसे शर्म आती रहेगी। अगर लोगोथेरेपी की माने तो वो व्यक्ति अगर लोगों के सामने आते ही जानबूझकर शर्माने की कोशिश करेगा तो उसे शर्म नहीं आएगी और वो अपने डर पर विजय पालेगा। इसलिए लेखक की माने तो डर से डरने की बजाय उसे जिए, उसका सामना करें तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस किताब से हमने सीखा, हमारी सफलता और यहाँ तक कि हमारा वजूद सब कुछ हमारे जीवन के उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमता रहता है। जिसने जीवन के उद्देश्य को ढूंढ लिया उसे कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती और वो व्यक्ति जीवन की हर परेशानी में खुद को संभाल सकता है। तो ये थी मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बुक की समरी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अपने मत व सुझाव कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।